स्टूडेंट हम सेकंड ईयर का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने सबसे पहले एटॉमिक रेडियस डिस्कस करना है। तो एटॉमिक रेडियस जैसे नाम से जाहिर है किसी एटम का रेडियस होगा। एटम को आप स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो जैसे एक सर्कल का रेडियस होता है बिल्कुल वैसे ही किसी भी एटम के सेंटर से उसके आखिरी शेल का जो फासला है ये वाला, ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है ना इन सिंगल एटम नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी एक एटम को कंसीडर करेंगे तो डेफिनेशन तो आप बना सकते हैं कि सेंटर से लेके आखिरी शेल तक का फासला, लेकिन आप इसे मेजर नहीं कर सकते। क्यों एक सिंगल एटम का रेडियस मेजर नहीं किया जा सकता? क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री ही नहीं है। ये जो शेल है ना ये कोई वाज़े नहीं होते कि फिक्स जगह पे हों, ये इस तरह इनमें वेरिएशन आती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल मूवमेंट में मूव करता है एक वेव की तरह, तो कभी अप एंड डाउन इस तरह मूव कर रहा होता है। एटम इज़ वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है इस मेथड से रेडियस मेजर करें। और तीसरा, एटॉमिक साइज इज इफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम। ऐसे भी हो जाता है कि साथ में कोई और एटम आया और उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे और ये जो एटम का साइज़ है ये कम हो जाएगा यहाँ से इस जगह से। ठीक है, तो जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर पहले वाला नहीं आएगा क्योंकि डिस्टर्ब हो चुका है साइज़। तो ये 3 बातें जिसकी वजह से एटम का जो साइज है सिंगल एटम का नॉट पॉसिबल टू मेजर प्रिसाइजली, आप सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास मेजरमेंट के आंसर तो होते हैं, तो फिर वो कैसे मेजर किया जाता है? 2 बॉन्डेड एटम, अगर आप 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासले को मेजर कर लें, ये पॉसिबल है। और ऐसी टेक्निक बन चुकी हैं कि जो 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासले को मेजर कर लेती हैं, फिर आप इसे हाफ कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। ये जो 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान डिस्टेंस है इसे मेजर किया जाता है एक्स रेज से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स, ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी वेरिएशन है इन अ ग्रुप इन अ पीरियड। ग्रुप में आपने हमेशा डाउन द ग्रुप जाना होता है और पीरियड में आपने हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना होता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज और इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये याद रखिएगा। अब डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, और जब शेल बढ़ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ऊपर वाला एक एलिमेंट है और ये हमारे पास उसी ग्रुप का नीचे वाला एक एलिमेंट है। तो ऊपर वाले में शेल कम, नीचे वाले में शेल ज़्यादा। तो जब शेल बढ़े तो ऑब्वियसली साइज भी बढ़ गया। दूसरी बात, जब शेल बढ़े तो न्यूक्लियस की पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि दरमियान के जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की पावर को रोक लेंगे। इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। और इसकी वजह से भी जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद होने की वजह से वो ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, तो एटम का साइज बढ़ जाता है। इन अ पीरियड में बाएं से दाएं ये कम क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड में पहली बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेल एंड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। ना ही शेल बढ़ते हैं ना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो जब आप एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे मैं एक पीरियड बना लेता हूँ, मैंने आपको ना पीरियड भी याद करवाया हुआ है पहले 3। लिटिल बेटी बिकेम चार्ली नंबर 1 फ्रेंड एंड नेबर। ठीक है, तो आपने ये पहले 3 पीरियड लाजमी याद करने। और इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट का मैंने आपको याद करवाया स्केंडियम 21 से जिंक 30, ये भी आपने पीरियड लाजमी याद करना है। तो अब देखें, ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल उतने ही है। यहाँ पे 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होने की वजह से, क्योंकि दायरे नहीं बढ़े, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे। ज़्यादा खींचने की वजह से साइज जो है ना वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएंगे तो वो साइज में थोड़े से बड़े। तो लेफ्ट से राइट क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी पावर बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाता है। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इसलिए भी खींच पाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल और शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़े। इलेक्ट्रॉन करीब वाले दायरों में ही मौजूद हैं, दूर नहीं जा सके।
ठीक है, इस वजह से साइज कम हो जाता है बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जो एटम का साइज कम होता है, रिडक्शन इज साइज इज सिग्निफिकेंट इन लेंथेनाइड। खास करना ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें वाज़ेह कमी होती है बाएं से दाएं। लेंथेनाइड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बाएं से दाएं जाने पर उनके साइज में एक वाज़ेह कमी आती है, विच इज़ कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आइए स्टूडेंट अब आयनिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। तो आयन दो किस्म के होते हैं, आप जानते हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन कैसे बनता है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, और एनाइन कैसे बनता है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो आप याद रखिएगा केटाइन का साइज हमेशा छोटा होगा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम वो एटम होता है जिससे वो केटाइन बना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है सोडियम 186 पिकोमीटर। जब इसे सोडियम केटाइन बना, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये रहेगा 95 पिकोमीटर। तो आपने देखा सोडियम एटम के मुकाबले में सोडियम केटाइन का साइज़ कम है। ये जो एटम के साइज़ है ना, या आयंस के साइज़ हैं, इनमें ना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है। तो अगर ये 186 के करीब कोई भी वैल्यू आपको किसी बुक में मिले वो ठीक होगी, क्योंकि ये एक रेंज होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, एक रेंज होती है, उसमें ये वैल्यूज़ तमाम ठीक होती हैं। अब देखें केटाइन का साइज़ कम क्यों हो जाता है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। तो इसकी वजह लूज ऑफ वैलेंस शेल। पहली वजह यह है कि जब केटाइन बनता है तो आखिरी दायरा ही ख़त्म हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं जी सोडियम की कन्फिग्रेशन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, ये सोडियम एटम है जिसकी कन्फिग्रेशन में आखिर में 3s1 आ रहा है। जब ये सोडियम केटाइन बनाएगा तो इसने क्या लूज़ करना है, आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो सोडियम केटाइन की कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2, 2s2 एंड 2p6। आखिरी जब इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया तो आखिरी दायरा भी ख़त्म हो गया, और जब आखिरी दायरा ही ख़त्म हो गया तो साइज़ भी कम हो जाएगा। तो पहली वजह लूज ऑफ वैलेंस शेल, आखिरी दायरा ख़त्म होने की वजह से साइज़ कम हो जाता है। दूसरी वजह इम्बैलेंस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेशो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। पहले जब सोडियम न्यूट्रल था उसके पास 11 ही प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे सोडियम में प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब केटाइन बना तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन तो नहीं लूज हुए ना। प्रोटॉन 11 ही हैं और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10। तो पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। लिहाजा प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई, वो ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो रीज़न थी जिसकी वजह से केटाइन का साइज़ हमेशा कम होता है एटम के मुकाबले में। एनाइन साइज में हमेशा बड़ा होगा पेरेंट एटम के मुकाबले में जिस एटम से वो बना होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोराइड आइन बना। इसका साइज 99 पिकोमीटर, इसका साइज 181 पिकोमीटर। एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। फ्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया फ्लोराइड आइन बना। इसका साइज 72 पिकोमीटर, इसका साइज 136 पिकोमीटर। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन डबल हो गए हैं। तो देखें एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करके एक एनाइन बनाया जाए। इसकी वजह क्या है, एनाइन का साइज बढ़ क्यों जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उस एटम में दाखिल होता है तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक नया इलेक्ट्रॉन आया और जैसे ही वो आया पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन ने उसे रिपेल किया, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर तक फैल गया और साइज बड़ा हो गया। और दूसरी बात इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो दोबारा इम्बैलेंस हो गई। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब फ्लोराइड आइन बना तो प्रोटॉन तो 9 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। लिहाजा इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से प्रोटॉन की पावर कम होगी उन इलेक्ट्रॉन पर जो लग रही थी, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर तक फैल जाएंगे। यहाँ पे हमने लूज ऑफ वैलेंस शेल का जिक्र किया था। इलेक्ट्रॉन दाखिल होने पे वैलेंस शेल में कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सिखा देता हूँ। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5। जब आप फ्लोराइड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी लास्ट शेल में दाखिल होगा, 2p6 हो जाएगा। तो शेल में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे शेल में कमी आई थी, लेकिन एनाइन बनने में शेल में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, वेरिएशन भी इसकी वही है जो हमने एटॉमिक साइज की पढ़ ली थी, बिल्कुल सेम है। डाउन द ग्रुप क्या था एटॉमिक साइज,
इंक्रीज था ना, तो ये भी इंक्रीज है फॉर सिमिलर चार्ज आइंस, लेकिन आपकी जो आइंस हैं उनका चार्ज सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो ये सारे +1 होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक को +1 ले लें, किसी एक को 3+ ले लें, किसी एक को 2+ ले लें, तो फिर ये ट्रेंड नहीं बनेगा। आपने जब भी ट्रेंड बनाना है डाउन द ग्रुप सिमिलर चार्ज आइंस, आइन का चार्ज सेम होना चाहिए, और एक ग्रुप में चार्ज हमेशा सेम ही होता है। तो डाउन द ग्रुप आइन का साइज हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अलोंग अ पीरियड आपने इन्हें कैसे डिस्कस करना है, पहले आपने जिक्र करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन का। अब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन है इनसे क्या मुराद है? सोडियम बनाता है +1, मैग्नीशियम बनाता है +2, एल्यूमिनियम बनाता है +3, सिलिकॉन बनाता है +4। मैंने ये ना तीसरा पीरियड लिखा है और इसके एलिमेंट आपने याद करने, आपने पहले भी याद किए हुए हैं। नोटी मैगी ऑलवेज सिंग परफेक्ट सॉन्ग क्लाइंबिंग अराउंड, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपको सिखाया था, ये थर्ड पीरियड मैंने लिख दिया। आपने देखा पहले चार जो एलिमेंट हैं ये केटाइन बनाते हैं। जो फास्फोरस है 3 नेगेटिव बनाता है, सल्फर 2 नेगेटिव बनाता है, क्लोरीन 1 नेगेटिव बनाता है, ऑर्गन 0। तो नेक्स्ट जो थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाते हैं। जो पहले चार हैं केटाइन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन है। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 11। 1+ मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, क्योंकि इसने लूज कर दिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2+ मीन्स 2 लूज किए 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3+ मीन्स 3 लूज किए 10 इलेक्ट्रॉन बचे। सिलिकॉन का 14 होता है, 4+ मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आपने देखा इन तमाम आयन के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 फॉर ईच, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन की बाएं से दाएं बात करेंगे तो बाएं से दाएं आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन का साइज कम होगा, साइज कम ही होना है, लेकिन आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन को अलहदा डिस्कस करना है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन को अलहदा डिस्कस करना है। अब आ जाए ज़रा इसमें, ये फास्फोरस का नंबर होता है 15, 3- मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 18। सल्फर का होता है 16, 2- मीन 2 गेन किए 18। क्लोरीन का होता है 17, 1- मीन 1 गेन किया 18 हो गया, और ऑर्गन तो वैसे ही 18 होता है। तो ये वाले जो 3 है ना, ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन का साइज भी बाएं से दाएं कम होगा, ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रल एटम, एटम एनाइन के मुकाबले में कम ही होता है, तो इसका साइज भी इनसे मजीद कम हो जाएगा। तो आपने इसे अलहदा डिस्कस करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइन बाएं से दाएं साइज कम होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन बाएं से दाएं साइज कम होगा, ठीक है। अब देखें हमने ग्राफ में इस चीज़ को साबित किया। सबसे पहले हमने ग्राफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस के दरमियान बनाया। ये हमारे पास जो ग्राफ है ये अल्कली मेटल्स का है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। आप जानते हैं ग्रुप में एटम का साइज या आयन का साइज ऊपर से नीचे क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ता है। तो देखें ग्राफ में ये लिथियम पहले न्यूट्रल एटम बताया गया है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो लिथियम का साइज सबसे कम, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर है, सीजियम सबसे नीचे है। फिर उन्होंने केटाइन के साइज शो कर दिया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। वही ट्रेंड है, लिथियम का साइज कम और सीजियम का साइज सबसे बड़ा, लेकिन जब आप इन पे केटाइन बनाएंगे तो पहले वालों के मुकाबले में साइज कम हो जाएगा। देखें ये लिथियम एटम था, ये लिथियम केटाइन है, नीचे आ गया ना। सोडियम के मुकाबले में केटाइन नीचे आ गया, पोटाशियम का केटाइन नीचे आ गया, रुबीडियम का और सीजियम का। इसका क्या मतलब कि केटाइन का साइज कम हो गया उसके एटम के मुकाबले में, ये भी हमने देख लिया। और हमने ये भी देख लिया कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, चाहे एटम की बात करें चाहे केटाइन की बात करें। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है। यही ग्राफ बनाया गया हेलोजेंस और उनके आयन के लिए। हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एस्पेक्टिन रेडियो एक्टिव होता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के मुकाबले में आयोडीन का साइज बढ़ गया, यही हमने सीखा ना, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है। देखिए एनाइन की बात करें, फ्लोराइड के मुकाबले में आयोडाइड का साइज भी बढ़ गया। हमने ये सीखा ना, डाउन द ग्रुप आयन का साइज भी बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप तमाम आयन का साइज बढ़ता है, तमाम एटम का साइज बढ़ता है। लेकिन अब आपने एक और चीज़ नोट की, फ्लोरीन के मुकाबले में फ्लोराइड आयन ऊपर बनाया है, क्लोरीन के मुकाबले में क्लोराइड आयन ऊपर बनाया, ब्रोमीन के मुकाबले में ब्रोमाइड आयन ऊपर बनाया और आयोडीन के मुकाबले में आयोडाइड आयन ऊपर बनाया। इस बात का मतलब ये
कि एनाइन का साइज़ बड़ा होगा पेरेंट एटम के मुकाबले में, एनाइन ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे केटाइन कहाँ आ गए थे, नीचे आ गए थे। स्टूडेंट ये ग्रुप हैं जो 1 से 8A तक है, आपने लाजमी याद करने, हमने पहले भी इन्हें याद किया हुआ है, लेकिन याद दहानी के लिए क्योंकि इस चैप्टर में दोबारा इनकी ज़रूरत है, मैंने दोबारा सारे लिख दिए हैं। पहला था हालिने की रब से फरियाद, तो हाली से हाइड्रोजन लिथियम, ने से सोडियम, के से पोटाशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रेंशियम। दूसरा है बैंक मैनेजर का सरबराह, बैंक से ब्रिलियम, मैनेजर से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, सर से स्ट्रॉन्शियम और बरबरा से बेरियम और रेडियम। बाबर अली गिलानी इंडियन थे, बोरोन बाबर, अली से एलुमिनियम, गिलानी से गैलियम, इंडियन से इंडियम और टीआई थेलियम। नेक्स्ट देखें, कार से गए सिंध पंजाब, कार से कार्बन, से सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, सिंध से SN टिन और पंजाब से PB। नेक्स्ट, ना पाया असल सब्जेक्ट बायोलॉजी, ना से नाइट्रोजन, पाया से फास्फोरस, असल से आर्सेनिक, सब्जेक्ट से SB एंटीमनी और बायोलॉजी से BI बायो। ओए ससी 13 पुन्नू, ओए से ऑक्सीजन, ससी से सल्फर और सिलीनियम, 13 से TE और पुन्नू से PO। ठीक है। फ्रिज खोलो बाहर अली आया, फ्रिज से फ्लोरीन, खोलो से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, अली से आयोडीन और आया से एस्ट्राटीन। हुमैरा ने अरफा के जेवर रखे, हीलियम हुमैरा, ने से नियोन, अरफा से आर्गोन, के से क्रिप्टॉन, जेवर से जीनोन और रखे से रेटोन। ठीक है। इसी तरह ये पहले 3 पीरियड भी आपने याद करने हैं। पहला पीरियड है हाई हेलो, इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके बाद दूसरा पीरियड है लिटिल, बेटी बिकेम, चार्ली, नंबर 1, फ्रेंड एंड नेबर। लिटिल से लिथियम आएगा, बेटी से ब्रिलियम, बिकेम से बोरॉन, चार्ली से कार्बन, नंबर से नाइट्रोजन, 1 से ऑक्सीजन, फ्रेंड से फ्लोरीन एंड नेबर से नियोन। तीसरा पीरियड भी आपने ऐसे ही याद करना है, नोटी मैगी ऑलवेज सिंग परफेक्ट सॉन्ग क्लाइंबिंग अराउंड। नोटी से सोडियम, मैगी से मैग्नीशियम, ऑलवेज से एल्यूमिनियम, सिंग से सिलिकॉन, परफेक्ट से फास्फोरस, सॉन्ग से सल्फर, क्लाइंबिंग से क्लोरीन और अराउंड से आर्गोन। ठीक है। तो जब आपको ये ग्रुप और पीरियड याद होंगे तो फिर आप कोई भी ट्रेंड हो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज का, चाहे वो डाउन द ग्रुप हो चाहे वो अलोंग द पीरियड हो, आप आसानी से बता देंगे। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बताते हैं करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कि कौन सा साइज में बड़ा होगा, कौन सा साइज में छोटा होगा। तो पहला है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये अलोंग द पीरियड बात हो रही है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे ही ना अलोंग द पीरियड। तो आप जानते हैं बाएं से दाएं एटम का साइज क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पे एटम का साइज कम होता है। सोडियम का सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का। तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, सोडियम सबसे लार्ज नंबर 1 पे आएगा, फिर आएगा नंबर 2 पे मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन। जब आप इसकी नंबरिंग कर लें, अब आप इसका ऑर्डर बना सकते हैं, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने लेफ्ट से राइट देखना होता है, सबसे छोटे साइज का पहले लिखना होता है और सबसे बड़े साइज का एंड पे लिखना होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से ये होता है। तो इसके बाद दूसरा है लिथियम, पोटाशियम और सोडियम। ये अब आप जानते हैं एक ग्रुप की बात हो रही है। देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक पहले ग्रुप में है, तो इस लिहाज से किसका साइज बड़ा होता है, जो नीचे होता है। तो लिथियम सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। तो लिथियम सबसे पहले बनाइएगा, इससे बड़ा सोडियम, इससे बड़ा पोटाशियम, ये हमने दूसरा बना दिया। तीसरा है आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो आप ये बना लें 7वां ग्रुप, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे बड़े साइज का होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो इस लिहाज से आप बना सकते हैं क्लोरीन सबसे छोटा, फिर उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यहाँ पे देख लें SI, GE और SN। ये देखें, ये रहा SI, ये रहा GE और ये रहा SN। तो SI सबसे छोटे साइज का, फिर GE, फिर SN। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये रहा नाइट्रोजन, ये AS और ये SB। तो नाइट्रोजन सबसे पहले, फिर AS और फिर SB। नेक्स्ट है O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव और F नेगेटिव। अब आप देख लें, ये ऑक्सीजन है, ये N है और ये F है। तो बाएं से दाएं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का साइज कम होता है। N3 नेगेटिव सबसे बड़ा होगा,
फिर O2 नेगेटिव और फिर F नेगेटिव। तो F नेगेटिव आप सबसे पहले लिखेंगे, इसका सबसे छोटा साइज, फिर O2 नेगेटिव, फिर N3 नेगेटिव। ये आप चार्ज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें चार्ज नेगेटिव ज़्यादा उसका साइज उतना ही बड़ा। और इसके बाद है ये वाले सोडियम है, एलुमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो सबसे छोटे साइज़ का कौन सा होगा? ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइन है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइन का साइज़ भी कम होता है। ये आप चार्ज से अंदाज़ा लगा लें। जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होता है ना केटाइन का, उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। तो Al3+ सबसे छोटा, इसके बाद Mg2+, इसके बाद Na+। ठीक है, तो चार्ज से अंदाज़ा लगाना है। एनाइन का जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना साइज़ बढ़ेगा, केटाइन का जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना साइज़ कम होगा। आइए स्टूडेंट, हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं और उसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि केमिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हैं, और उसके जो एटम या मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो किस अंदाज में जुड़े हैं। इस लिहाज से देखिएगा, हम पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पीरियड में डिस्कस करेंगे। एक पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। मैंने सेकंड पीरियड लिख दिया और ये मैंने थर्ड पीरियड लिख दिया। पीरियड में लिथियम ये पहले ग्रुप का है, बेरिलियम दूसरे ग्रुप का है, बोरोन तीसरे ग्रुप का है और कार्बन चौथे ग्रुप का है। तो जैसे ही आप बाएं से दाएं जाएंगे आपको हर ग्रुप का एलिमेंट नजर आएगा। फर्स्ट ए का, सेकंड ए का, थर्ड ए का और 4A का। ठीक है, ये पहले 4 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये बहुत सारे एटम इकट्ठे रहते हैं। लिथियम मेटालिक फॉर्म में बहुत सारे एटम इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाएगा। बेरिलियम भी बहुत सारे एटम इकट्ठे रहेंगे, बोरोन भी बहुत सारे एटम मिलके इकट्ठे रहेंगे, और कार्बन में भी बहुत सारे एटम मिलके इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनानी है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनानी है। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनानी है। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसने 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनानी है। तो जैसे ही आप बाएं से दाएं गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, इस लिहाज से इनमें बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत हुई, और यही वजह है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाएं से दाएं बढ़ना शुरू हुए अप टू ग्रुप 4A। ठीक है, 4A तक ये इंक्रीज होते हैं। इसके बाद इनमें अचानक चेंज आ जाता है, क्योंकि जो 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, नो डाउट इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। छठे ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 7वें ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह 8वें ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चौथे ग्रुप तक तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एटम आपस में मिलके रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप 5वें ग्रुप में आते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का मतलब है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 की शक्ल में रहता है, कार्बन C2 की शक्ल में नहीं रह रहा था, या बोरोन B2 की शक्ल में नहीं रह रहा था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन N2 की शक्ल में रह रहा है। यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मुराद नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, वो तो डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, बल्कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मुराद एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो बॉन्डिंग है इसे तोड़ना है। और ये बहुत ही वीक वॉन्डर वाल फोर्सेज होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन पहले 4 ग्रुप में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मुराद ये एटम के बॉन्ड को तोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे और कोई बॉन्डिंग ही नहीं है इन एटम की बॉन्डिंग के अलावा। ऑक्सीजन में भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मुराद ये मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग को तोड़ना है, ये आसानी से टूट जाती है। फ्लोरीन में भी ऐसा है, और नियोन में भी ये, चूँकि इनमें वीक वॉन्डर वाल फोर्सेज होती हैं, ये आसानी से टूट जाती हैं। तो आप देखेंगे जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं अप टू 4A, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और फिर अचानक 5A से ऑनवर्ड ये अचानक रैपिडली डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, ये जॉइंट एटॉमिक स्ट्रक्चर की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। यही आपको तीसरे पीरियड में नजर आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन तक मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद अचानक ये कम होना शुरू हो जाएगा। इसे हम ग्राफ से ऐसे बना लेते हैं, मैंने बनाया जी यहाँ पे सबसे पहले दूसरा पीरियड और उसके बाद फिर तीसरा पीरियड। दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन तक ये बढ़ा, मैक्सिमम पे गया, अचानक ये कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। फिर नाइट्रोजन आया, फिर आया ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, इन तमाम का बहुत कम है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ के बाद यहाँ से मैंने ये तीसरा पीरियड शुरू कर दिया। सोडियम, देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन तक ये मैक्सिमम पे गया, और उसके बाद रैपिडली अचानक कम हो गया। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इसके बाद ये आर्गोन आएगा। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, इनका नहायत ही कम हो गया। तो आपने क्या याद रखना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू 4A,
इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज अप टू 4a दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। लेकिन 5a से 8a तक ये कम हो जाएगा क्योंकि ये जो 5a से 8 है इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया है। ये मॉलिक्यूल की शक्ल में स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहायत कम हो जाता है। इन अ ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में भी इसे याद करना थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले 2 ग्रुप का और ट्रेंड है और 7वें ग्रुप का और ट्रेंड है। ये जो मेटल्स है ना, इनका यही ट्रेंड होता है जो पहले 2 ग्रुप का है, और जो नॉन मेटल्स हैं इनका यही ट्रेंड होता है जो कि 7वें ग्रुप का है, और या 8वें ग्रुप का भी सेम यही ट्रेंड होगा। क्या ये मेटल्स में डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम हो जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स वाले प्योर ग्रुप हैं 7वां और 8वां, इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ग्रुप है उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों शामिल हो जाते हैं उन ग्रुप में। लिहाजा उसे कोई जनरल ट्रेंड देना पॉसिबल नहीं रहता। देखें, मेटल में पहले 2 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटम का साइज बढ़ जाता है। एटम के साइज के बढ़ने की वजह से क्या होता है? देखें, जो बड़े साइज के एटम होते हैं ना, उसमें शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा, तो जब अपने इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा, वो साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या खींच पाएगा? लिहाजा इनमें जो बाइंडिंग बनी ना, बहुत कमज़ोर बनी। लेकिन छोटे साइज में क्योंकि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, लिहाजा इनमें मजबूत बॉन्डिंग बन गई है। तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे क्योंकि बाइंडिंग या अट्रैक्शन कम हो चुकी है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने वो ट्रेंड पढ़ा जो एटम की शक्ल में एग्जिस्ट करते थे। तो मॉलिक्यूल की शक्ल में जब एग्जिस्ट करते हैं तो साइज बढ़ने से क्या होता है, जैसे आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है, तो बड़ा साइज होने की वजह से इसमें पोलराइजेबिलिटी आ जाती है। आपने पढ़ा था लंदन फोर्सेस वाले में, पोलराइजेबिलिटी आने की वजह से इस पे इस तरह के ना डाइपोल बनना पॉसिबल होता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने की वजह से इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। यही वजह कि आयोडीन सॉलिड है और फ्लोरीन गैस है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो एक बात तो क्लियर है कि बेरिलियम के मुकाबले में रेडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। यही हमने पढ़ा है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होंगे क्योंकि साइज बढ़ता है। तो एक बात तो क्लियर है। लेकिन मैग्नीशियम में थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट तमाम से कम है, ये आपने याद कर लेना है। बुक में इसकी रीज़न नहीं बताई गई, लेकिन बस एक ग्राफ में शो किया गया। तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में तमाम एलिमेंट से कम होगा, ये याद रखिएगा। बाकी सेम ट्रेंड है कि बेरिलियम का ज़्यादा, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। अब मैग्नीशियम का सबसे कम क्यों है? क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता, ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। मेटल डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, कोई क्यूबिक होता है, कोई हेक्सागोनल होता है। तो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकियों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इससे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाता है। आइए स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए वो कंडक्टेंस कहलाती है। ये ड्यू टू मोबाइल और लूज इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जैसे आप एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की कंडक्टेंस बहुत अच्छी होती है और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, एटम का साइज बढ़ जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। एटम का साइज बढ़ने से होता क्या है, जैसे मैं आपको ये पहले 2 ग्रुप का बता देता हूँ, 1 एंड सेकेंड है। तो एटम का साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में वो ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं, ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो जाते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कंडक्टेंस बननी है। इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हैं, ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। इसके इलेक्ट्रॉन कम फ्री हैं, टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से, तो ये इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ने से, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से, आज़ाद इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ा करेगी। अलोंग अ पीरियड ये हमेशा डिक्रीज हुआ करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। एटम का साइज कम हो जाता है और साइज कम होने की वजह से उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है। उसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आज़ाद नहीं रहते, न्यूक्लियस ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया होता है। तो इस लिहाज से जब भी आप कोई पीरियड बनाएंगे, जैसे हम ये पीरियड बना देते हैं दूसरा,
तो ये वाले अच्छे कंडक्टर होंगे और बाएं से दाएं ये वाले पुअर कंडक्टर होंगे। जो नॉन मेटल्स होंगी पुअर कंडक्टर, जो मेटल्स होंगी ये गुड कंडक्टर। लेकिन अब जो कंडक्टेंस है ना, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती हैं। जैसे कि ये ग्रुप 1B है। ग्रुप 1B के एलिमेंट्स 3 हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे अच्छे ये कंडक्टर हैं, ये बेस्ट कंडक्टर हैं। इसके अलावा हम कार्बन का केस देखते हैं। कार्बन नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल तो पूरे कंडक्टर होते हैं, लेकिन यही कार्बन ग्रेफाइट की शक्ल में ये कंडक्टर बन जाता है पैरेलल टू लेयर, और यही कार्बन डायमंड की शक्ल में ये नॉन कंडक्टर है। कार्बन ग्रेफाइट की शक्ल में एक डायरेक्शन में कंडक्टर बनता है, क्योंकि कार्बन की ना ग्रेफाइट की शक्ल में ऐसे लेयर्स होती हैं और जिसमें एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे ना मोबाइल होता है, तो इसी वजह से ये कंडक्टर बन जाता है। लेकिन परपेंडिकुलर टू लेयर इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होता, लिहाजा ये नॉन कंडक्टर है। और डायमंड की शक्ल में तो कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं है, लिहाजा वो नॉन कंडक्टर होता है। इसी लिहाज से जब आप कार्बन के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, मेटेलिक करैक्टर आ जाता है, नीचे वाले मेटल्स होते हैं, लिहाजा ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। आइए स्टूडेंट हाइड्रेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं। जब भी किसी गैसियस आयन के एक मोल को पानी में हल करें और एक इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन बना लें, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाइड्रोजन आयन लिया, पानी में हल किया, सोल्यूशन बना लिया। सोडियम आयन लिया, पानी में हल किया, सोल्यूशन बना लिया। क्लोराइड आयन लिया, पानी में हल किया और सोल्यूशन बना लिया। हाइड्रेशन एनर्जी और इंथैल्पी सोल्यूशन में फ़र्क क्या है? इंथैल्पी सोल्यूशन में आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पानी में हल करें, इनफाइनाइट सोल्यूशन बना लें। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस आयन लेना है। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओनली गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर, एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। हाइड्रेशन एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करती है, चार्ज पे, साइज पे। और चार्ज के डायरेक्ट है, साइज के इन्वर्स है, तो आप इसे कंबाइन कर लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट है चार्ज टू साइज रेशियो के। जिस केमिकल की चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन चार्ज टू साइज रेशियो से कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने कैलकुलेशन इस अंदाज में करनी होती है। सबसे पहले आपने चार्ज को देखना होता है। चार्ज ज़्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, तो इसका चार्ज ज़्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, इसका चार्ज ज़्यादा 3+ है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है। अगर चार्ज सेम आपको नजर आए, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो फिर आपने साइज को देखना है। साइज ज़्यादा हो तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हुआ करेगी। ठीक है। इस लिहाज से लिथियम की ज़्यादा होगी सोडियम से, और सोडियम की ज़्यादा होगी पोटाशियम से। फ्लोराइड की ज़्यादा होगी क्लोराइड से, और इसकी ज़्यादा होगी आयोडाइड से। ठीक है। इस लिहाज से आपने ये फैक्टर बना लेने। वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू बस आपने हाइड्रोजन की याद करनी है, -1050 किलो जूल पर मोल। बाकी आपको ट्रेंड जो टेबल में मौजूद है आपको इस अंदाज में आना चाहिए। आउटसाइड द टेबल ट्रेंड नहीं आएगा। आपकी बुक में एक टेबल है, उसी से ट्रेंड आएगा, और उसी टेबल से मैंने आपको ऑलमोस्ट तमाम वैल्यूज़ बता दी हैं।